हेलो गाइस, आज मैं लेके आ चुका हूँ एक बहुत ही शानदार मूवी और इसके सभी कैरेक्टर ने बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया है। तो आपको ये मूवी लास्ट तक देखनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जय भीम सिर्फ नारा ही नहीं, गरीब पिछड़ों किए गए जुल्मों का विद्रोह का नाम भी है। इसी कड़ी में एक तमिल सिनेमा जगत एक शानदार फिल्म रिलीज हो चुकी है जिसका नाम है जय भीम। इस मूवी की IMDb रेटिंग 9.6/10 है, जो अब तक की सबसे हाई रेटिंग पाने वाली मूवी बन चुकी है। मूवी के मुख्य किरदार के रूप में हमें साउथ का सुपरस्टार सूर्य को दिखाया गया है और बाकी सभी कलाकारों ने बखूबी काम किया है और बहुत अच्छी तरीके से अपना परफॉर्मेंस दिया है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि कुछ कैदी जेल से बाहर निकल रहे होते हैं, तभी वहां खड़े सिपाही उन सबकी जात पूछता है और जिनकी जात बड़ी होती है उनको वह रिहा कर देता है और जिनकी जात छोटी होती है उनको अलग लाइन में लगा देता है। दरअसल होता यह है कि जो बड़ी जात वाले होते हैं, अमीर लोग होते हैं, वह अपना जुर्म छोटे जात वालों के सिर पर मढ़वा देते हैं और छोटी जात वालों को मजबूर किया जाता है गुनाह मनवाने के लिए, जो उन्होंने कभी किया ही नहीं होता। जुर्म लगवाकर अपराधी घोषित करवाकर उन्हें जेल में डाल दिया जाता है, जिससे बड़ी जात वालों बच जाते हैं और छोटी जात वालों को जेल हो जाती है। टीम में हमें राजा कन्नू और उनकी वाइफ संगिनी को दिखाया जाता है, जो चूहे और सांप पकड़ने का काम करते हैं। टीम में हमें उसके भाई और उसकी बहन के पति को दिखाया जाता है, जो सब लोग यही काम करते हैं। अब हमें नेक्स्ट सीन में उस गांव के सरपंच को दिखाया जाता है, जहां पर सरपंच की वाइफ अपने गहनों को देख रही होती है, लेकिन अभी अचानक वहां पर सांप आ जाता है, जिससे देखकर वह बहुत घबरा जाती है। फिर तुरंत ही राजा कन्नू को बुलाया जाता है। राजा कन्नू उसी कमरे में पहुंच जाता है जहां पर सारे गहने रखे हुए होते हैं, जिसके बाद राजा कन्नू सांप को ढूंढने लगता है और बाद में राजा कन्नू सांप को आसानी से पकड़ लेता है। नेक्स्ट सीन में हम उन्हीं की बस्ती की मैत्रा नाम के टीचर को देखते हैं, जो कि उन्हें पढ़ाया करती थी और मैत्रा एक ऐसी लड़की थी जो जात पात को नहीं मानती थी। वह सभी बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया करती थी। मैं आपको बता दूं, उन बस्ती वालों का ना तो कोई राशन कार्ड, ना आधार कार्ड और ना पहचान पत्र था, ना ही कोई वोटर ID, ना सरकारी कोई दस्तावेज था। वह सरकारी कागज बनवाने के लिए दफ्तर जाते हैं और अपने बच्चों का सर्टिफिकेट बनवाने के लिए ऑफिसर से बात करते हैं, लेकिन ऑफिसर उनसे मना कर देता है। अब हमें आगे दिखाया जाता है कि संगिनी प्रेग्नेंट होती है और इस बात को सुनकर राजा कन्नू बहुत खुश होता है। कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है और अब राजा कन्नू को भट्टे पर काम करना जाना था, लेकिन यह बात संगिनी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। वह कहती है कि वह भी उनके साथ जाना चाहती है, लेकिन राजा कन्नू उस हालत में नहीं ले जाना चाहता, इसलिए वह वहां पर अकेला जाता है और राजा कन्नू कुछ दिनों भट्टे पर काम करता है। वहीं हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सरपंच के घर पर गहनों की चोरी हो चुकी है और उन गहनों का शक सिर्फ राजा कन्नू पर जाता है, क्योंकि वह अकेला शख्स था जिसने उन गहनों को देखे थे। सरपंच पुलिस वालों को बताता है कि राजा कन्नू कुछ दिनों पहले उनके घर में सांप पकड़ने के लिए आया था। उसने उन गहनों को देख लिया था, तो शायद उसके मन में लालच आ गया होगा, तब उसने उन गहनों को चोरी कर ली है। लेकिन वह तो भट्टे पर काम करने के लिए गया था। जब पुलिस वाले उसके घर पहुंच जाते हैं तो राजा कन्नू नहीं मिलता है। उसकी बीवी वहीं मिल जाती है। वह संगिनी को बुरी तरीके से पुलिस स्टेशन लाने लगते हैं। वह यह बात भी भूल जाते हैं कि संगिनी प्रेग्नेंट है। मेन कैरेक्टर सूर्य दिखाया जाता है, जिसका नाम चंद्रू होता है और वह ह्यूमन राइट्स का बहुत बड़ा वकील होता है। वह एक मोर्चे पर है। इस मोर्चे का कारण भी पुलिस ही है और एक पुलिस ने एक लॉयर को चांटा मार दिया था, जिसके कारण वह सब प्रोटेस्ट कर रहे थे। तभी चंद्रू देखता है कि उसके कुछ क्लाइंट आए हुए हैं। उन्हें देखकर वह बैरिकेड के ऊपर से कूदकर कोर्ट रूम में पहुंच जाता है। वह एक वकील को बताता है कि यह केस मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मुझे अंदर आना पड़ा। केस यहाँ पर यह होता है कि छोटे जात वाले लोग होते हैं, उन्हें झूठे केस के आरोप में उन्हें जेल के अंदर डाल दिया जाता है। यह गुनाह उन्होंने कभी किया ही नहीं होता है। यह गुनाह तो उन बड़ी जात वालों ने किए होते हैं और अपने गुनाह से बचने के लिए यह सारा आरोप छोटे लोगों पर लगा देते हैं और इस काम में पुलिस भी उनका पूरी तरीके से साथ देती है। यह बहुत ही अच्छी तरीके से साबित कर देता है और वह केस जीत जाता है। नेक्स्ट सीन में हम यह देखते हैं कि चंद्रू की पुलिस से बिल्कुल भी नहीं बनती और वह
हर जगह विरोध करता रहता है, क्योंकि वहाँ पर पुलिस बहुत ज़्यादा करप्ट हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद संगिनी और मित्रा वहाँ पर आ जाती हैं, जो चंद्रू से ही मिलने आए हुए थे। और चंद्रू संगिनी को देखता है और वह संगिनी से पूछता है, मुझे सब कुछ बताओ जो वहाँ पर हुआ था। तब संगिनी चंद्रू को फ्लैशबैक की कहानी सुनाती है। संगिनी बताती है कि एक दिन राजा कन्नू ढूंढते हुए उनके घर पुलिस वाले आए थे और उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाने के लगते हैं। उन्होंने उसे बहुत मारा भी था। और वह बताती है कि राजा कन्नू और उसके भाई और उस बहन के पति को भी पुलिस स्टेशन ले गए। हालात के अंदर लाने के बाद उन्होंने उन्हें बहुत मारा और साथ ही साथ जानवरों की तरह सलूक किया। दूसरी तरफ पुलिस वाले राजा कन्नू को ढूंढते हुए भट्टे पर पहुंच जाते। वहाँ पर राजा कन्नू के बारे में पूछते हैं, लेकिन राजा कन्नू बाजे घर की ओर आ रहा होता है। तो राजा कन्नू को देख लेते हैं और उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। पुलिस वाले हवालात में लाने के बाद राजा कन्नू को बहुत मारते हैं और साथ ही साथ कहते हैं कि गुनाह कबूल कर कि तूने ही चोरी की है। लेकिन राजा कन्नू बेगुनाह था, तो वह गैर से गुनाह कबूल करता। वह बोलता है कि मैं बेगुनाह हूँ और चुपचाप पुलिस के मार खाता रहता। और जब अगले दिन संगिनी राजा कन्नू के लिए खाना लाती है तो राजा कन्नू को देखती है और सौ उठ जाती है, क्योंकि राजा कन्नू को पुलिस वाले ने बहुत बुरी तरीके से मारा था। कुछ दिनों बाद हमें पता चलता है कि वह तीनों जेल से फरार हो चुके हैं और पुलिस वालों अब संगिनी को परेशान करने लगते हैं। उधर उन तीनों का कुछ अता पता नहीं था। सब संगिनी और मित्रा मिलकर कुछ अधिकारियों के पास कुछ मदद मांगने के लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर खाली हाथ लौटना पड़ता है। वह दोनों कुछ वकीलों के पास मदद मांगने के लिए, लेकिन कोई भी वकील उनकी मदद नहीं करता है। तब वहाँ पर एक आदमी खड़ा उनसे कहता है कि और चंद्रू के बारे में बताता है। वह कहता है कि वह वकील ह्यूमन राइट्स का केस लड़ता है और वो फ्री में लड़ता है, वो आपसे पैसे भी नहीं लेगा। तब जाकर संगिनी चंद्रू से मिलती है और साथ ही साथ चंद्रू को वह फरार होने की पुलिस रिपोर्ट चंद्रू को देती है। वह रिपोर्ट बहुत सॉलिड थी। उसमें उन तमाम गवाहों के नाम थे जिन्होंने उन तीनों को जेल से भागते हुए देखा था। चंद्रू इस केस को बहुत अच्छी तरीके से स्टडी करने लगता है और पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। तब चंद्रू हैबियस कॉर्पस के थ्रू इस केस को लड़ता है। दोस्तों, हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है कि किसी इंसान को बिना सबूत के गायब हो जाना या किडनैप कर लिया जाना। तब कोर्ट खुद पुलिस वालों को यह ऑर्डर देता है कि गायब हुए इंसान को ढूंढें और जल्दी से जल्द कोर्ट में पेश करें। इस तरह के केस कोर्ट में ज़्यादा दिन तक नहीं टिकते हैं, लेकिन चंद्रू ने इस केस को अच्छे तरीके से स्टडी कर लिया था और कोर्ट में अच्छे तरीके से यह साबित कर दिया था और जज भी मान जाते हैं। हैबियस कॉर्पस के तहत सिपाहियों को ऑर्डर दे दिया जाता है राजा कन्नू को ढूंढने के लिए, और साथ ही जज से यह भी कहता है कि पुलिस वालों ने रिपोर्ट तैयार की थी कि उनके गवाहों से सवाल करना चाहता है। चंद्रू उन सब से क्वेश्चन करता है जो पुलिस वालों की रिपोर्ट में गवाह लिखे हुए थे। वह सभी गवाह पुलिस वालों के पक्ष में गवाही देते हैं। चंद्रू समझ जाता है कि वह सब झूठ बोल रहे हैं। गवाही में 2-3 लोग ही होते हैं, एक डॉक्टर जिसने इन तीनों को मरहम पट्टी की होती है और एक फार्मासिस्ट होता है जिसने इन तीनों को दवाई दी होती है। अब यह झूठी गवाही से वह केस उनकी तरफ पूरी तरीके से झुक जाता है। तभी चंद्रू एक पुलिस वालों को कटघरे में बुलाता है। यह पुलिस वाला वही था जिसने रिपोर्ट बनाई थी। वह सब क्वेश्चन के जवाब ऐसे दे जैसे कि पहले ही रट के आया हुआ हो, जैसे पहले ही पता हो। चंद्रू पूछता है, जब आपने रिपोर्ट बनाई थी तब आपको यह भी पता होना चाहिए कि डॉक्टर का क्लिनिक और मेडिकल कितनी दूरी पर है, कहाँ पर है। तब पुलिस वाला चुप हो जाता है और घूम जाता है, बातों को बताने में नाकाम हो जाता है। और साथ ही चंद्रू जज से बताता है कि दोनों ही अलग अलग दिशा में हैं और यह चंद्रू साबित कर देता है कि सिपाही झूठ बोल रहा था। साथ ही साथ यह भी बताता है कि रिपोर्ट झूठी है। अब यहाँ पर सभी पुलिस वाले बुरी तरीके से फंस चुके थे, इसलिए पुलिस वाले इस केस को लेकर शहर के सबसे बड़े वकील के पास जाते हैं, उससे मदद मांगते हैं। एक दिन संगिनी चंद्रू को फ़ोन कर रहे थे, तभी वहाँ पर कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं और उसकी बेटी को उठा कर ले जाते हैं। उसके बाद ही संगिनी भी थोड़ी देर बाद पुलिस स्टेशन पहुँच जाती है। वहाँ पर पुलिस वाले हाथ जोड़कर कहते हैं कि वह अपना केस वापस ले ले, लेकिन संगिनी उनकी बात नहीं मानती। इसके बाद पुलिस वाले उनके साथ बदसलूकी करने लगते हैं, लेकिन तभी उनके एसटीडी पर डीएसपी का कॉल आता है
और कहता है अगर संगिनी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा। संगिनी को अभी अपनी जिम में बैठा हुआ उसके घर छोड़कर आओ। गाइस, तो यह कैसे हुआ था मैं आपको बताता हूँ। जब वह पुलिस वाले संगिनी की बेटी को उठाकर ले जाते हैं, तभी उस एसटीडी बूथ पर चंद्रू का कॉल आता है और चंद्रू को सारी बात संगिनी बता देती है। जिसके बाद चंद्रू तुरंत ही जज साहब के पास जाता है और जज साहब तुरंत ही डीएसपी को कॉल करते हैं। अब इस केस को शहर के सबसे बड़े वकील ने टेक ओवर कर लिया और साथ ही एक ही गवाह से केस को निपटाने की कोशिश करता है। वह गवाह उन्हीं के गांव का एक आदमी था। वह आदमी जज साहब को बताता है कि राजा कन्नू के भाई का उसके पास कॉल आया था और वह उन्हें बताता है कि वह जेल से फरार हो चुके हैं। तब चंद्रू आदमी से कहता है कि यह बात सबसे पहले राजा कन्नू के परिवार वालों को बतानी चाहिए थी और वह आदमी कहता है कि मैंने उनके परिवार वालों को बताई थी और ये बात भी कोर्ट में साबित हो जाती है। अब यह केस पूरी तरीके से अपोजिशन की तरफ झुक जाता है। चंद्रू संगिनी के ऊपर गुस्सा होता है और कहता है कि तुमने मुझे इतनी बड़ी बात क्यों नहीं बताई। और मैत्रा कहती है कि इसको बताने के लिए मैंने ही मना किया था। साथ ही मैत्रा चंद्रू से कहती है कि यह बात बताई जरूर थी, लेकिन उस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं थी, क्योंकि राजा कन्नू का भाई को अंक पढ़ना नहीं आता था, तो वह कॉल कैसे कर सकता है। जिसके बाद एसटीडी बूथ की पूरी लिस्ट मंगवाता है और बारी बारी से सभी नंबर चेक करता है और वह नंबर मिल ही जाता है जिससे राजा कन्नू के भाई ने कॉल किया था। दरअसल वह फोन केरल के एक एसटीडी बूथ का किया गया था। वह केरल पहुंच जाता है और उस एसटीडी बूथ के मालिक से मिलता है। नेक्स्ट सीन में हम कोर्ट रूम को देखते हैं और चंद्रू एसटीडी बूथ के मालिक को कटघरे में बुलाता है। तब वह बताता है कि कुछ दिनों पहले वहां 3 लोग आए थे और तीनों ही एसटीडी बूथ में घुस गए थे। तब उनके ध्यान उन पर गया था और तीनों की पहचान भी कर लेता है। तो अब चंद्रू जज साहब से कहता है कि पुलिस वाले इन सब में इन्वॉल्व हैं। तब वह इस केस को सीबीआई को हैंड ओवर करने के लिए कहता है और जज साहब भी मान जाते हैं। और अब यह केस सीबीआई के अंडर में आ चुका है और इसमें आईजी का रोल प्ले कर रहे हैं बाबा साहब के दीवाने प्रकाश राज जी ने किया है। इसके बाद आईजी और चंद्रू इस केस को सॉल्व करने में लग जाते हैं। क्योंकि वह तीनों कहीं भी नहीं मिल रहे होते हैं, तब वह केरल जाते हैं और वहाँ की सभी जेलों को चेक करते हैं और इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इन्वेस्टिगेट करते हुए उन्हें एक ऑफिसर मिलता है। वह बताता है कि हिडन केस में उन्हें एक लाश मिली थी। उसे फोटो देखा जाता है और नेत्रा राजा कन्नू की पहचान कर लेती है। दरअसल राजा कन्नू की लाश शहर के बॉर्डर पर मिली थी। बताया यह जा रहा है कि राजा कन्नू का एक्सीडेंट हो गया था। यहाँ पर संगिनी बुरी तरीके से टूट चुकी है और दूसरे सीन में वकील उन पुलिस ऑफिसर से पूछता है कि आखिर वहाँ हुआ क्या था, सच सच बताओ। और पुलिस वाले बताता है कि जब हम उसे मार रहे थे तब वह हवालात में ही मारा गया था। जिसके बाद लॉकअप से निकालकर उसे शहर के बॉर्डर पर फेंक दिया। लेकिन यह चंद्रू को सब यह मर्डर लग रहा था। बट अपोजिशन वाले बोलते हैं कि यह भागते हुए एक्सीडेंट में मारा गया। दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेट करते हुए चंद्रू को यह पता चलता है कि एसटीडी बूथ में जो 3 लोग गए थे एक राजा कन्नू का भाई था। साथ ही उन्हें यह भी पता चलता है कि राजा कन्नू का भाई और उसकी बहन का पति किस जेल में है। इसलिए मैत्रा को उस जेल में आइडेंटिफाई कराने के लिए ले जाया जाता है और वहाँ वह राजा कन्नू के भाई और उसकी बहन के पति को देखती है। उसके बाद उन्हें अदालत में ले जाया जाता है। राजा कन्नू का भाई जज साहब को बताता है राजा कन्नू को बहुत बुरी तरीके से मारा था। मारते मारते हुए बेहोश कर दिया था। बहन का पति भी बेहोश हो गया था। जब बेहोश में नहीं आ रहे थे तब उनकी आंखों में मिर्चे डालने लगे। जिसके बाद राजा कन्नू के बहन का पति तो होश में आ गया, लेकिन राजा कन्नू नहीं आया और उसकी आंखों में मिर्चे डालते हैं तो वह कोई भी रिएक्ट नहीं करता है, जिससे हमें पता चलता है कि वह मर चुका था। उसके बाद आईजी कटघरे में आते हैं और जज को अपनी सारी इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताते हैं। चोरी उन्हीं के गाँव के एक आदमी ने की थी जिसका नाम रवि था। उसके साथ पुलिस भी मिली हुई थी और चंद्रू जज साहब को बताता है जहाँ पर राजा कन्नू की डेड बॉडी मिली थी वहाँ पर पुलिस वालों के निशान और उनकी गाड़ी के टायर के निशान भी थे। चंद्रू जज साहब से दरख्वास्त की संगिनी को गांव के बीचों बीच में एक घर दिया जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए। जिसके बाद दोषियों को सजा हो जाती है और चंद्रू इस केस को जीत जाता है और हमें यहीं पर इस फिल्म का द एंड देखने के लिए मिल जाता है। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको जे भी मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी। वीडियो को लाइक कर दीजिए
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। आप हमें यह भी बता सकते हैं कि अगली एक्सप्लेनेशन कौन सी मूवी की बनाई जाए। तो चलिए मिलते हैं गाइज नेक्स्ट मूवी की नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।